हाँ बच्चों, आओ हम आगे के स्वरूपों को जानें कि कल हमने इस आपके ज्ञानदीप चैनल में स्थल स्वरूपों के अपवर्धन, अपर्दन और जलप्रपात के बारे में बताया था। ये भी धरातल के स्वरूप को बदल देते हैं। आओ आज हम उसके आगे चलते हैं और आप लोगों का ज्ञानदीप प्लस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जहाँ से भी आप लोग ज्ञानदीप चैनल को देख रहे हैं, देखते रहिए, पढ़ते रहिए और याद करते रहिए। अपने मित्रों को भी इसका लाभ सब्सक्राइब कर करके ज़रूर दिलवाइए। यदि आप लोग अपने मित्रों की सहायता नहीं करेंगे तो कौन कर सकता है। अब देखिए, हम देखते हैं भूमिगत जल। वर्षा का कुछ जल चट्टान और मिट्टी में प्रवेश कर जाता है। पहाड़ों में कहीं कहीं चूने की चट्टानें मिलती हैं, जिसमें जल रिसकर चट्टान के भीतर पहुंच जाता है तथा रासायनिक अपक्षय द्वारा चूने को घुलाकर दूर बहा ले जाता है, अंदर ही अंदर, जिससे पहाड़ी में गुफा या सुरंग बन जाती है। सुरंग तो जानते होंगे, जो बगल को जाती है या नीचे को जाती है। ऊपर से आएगी तो नीचे जाएगी, और अगर समतल जमीन पर वो बनाई जाएगी तो काफ़ी दूर तक सुरंग बनाई जा सकती है, जिसे तमाम लोग बंकर भी कहते हैं। देखो, सुरंग जो है कैसे बनती है, इसे हम देखते हैं। कैसे बनती है गुफा या सुरंग। नीचे बनने वाली सुरंग की छत पर जहाँ पानी टपकने से चूना जमा हो जाता है, जिसे सेटेलेक्टाइट कहते हैं। सेटेलेक्टाइट के ठीक नीचे गुफा की सतह पर भी एक खंभे जैसा आकार, जिसका नीचे का आधार चौड़ा और ऊपर का भाग पतला होता है, बन जाता है। इसे ही सेटेगमाइट कहते हैं। सेटेलेगमाइट कहते हैं। कभी कभी यह दोनों आपस में मिले हुए दिखते हैं, जिसे हेलेक्टाइट कहते हैं। चूने की चट्टानों वाले क्षेत्र में ऐसी आकृतियां पाई जाती हैं, जिन्हें कास्टर्ड स्थल कहते हैं। हिमानी क्या है। ऊंचे पर्वतों पर जब कोई बड़ा हिमखंड ढाल पर खिसकता है तो उसे हिमानी
या हिमनद कहा जाता है। पहाड़ी भाग में हिमानी सपाट चौड़ी खड़े ढाल वाली घाटियों का निर्माण बनाती हैं। इसका आकार अंग्रेजी के यू अक्षर की तरह होता है। पहले से बनी वी आकार की घाटी को यू आकार की घाटी में बदल देती है। इसका ढाल खड़ा और तल चौड़ा होता है। जब हिमानी चट्टानों को घर्षित कर उसका चूर्ण पर्वत के निचले भागों में जमा कर देता है तो उन्हें हिमोड कहा जाता है। अब पवन देखिए, आपने गर्मियों के मौसम में आंधी तूफान तो आते देखा होगा। ये भी अपर्दन की क्रिया करते हैं और हवा एक स्थान से दूसरे स्थान पर रेत को अपने साथ उड़ा ले जाती है। जब यह चट्टानों से टकराती है तो धूल के कण चट्टानों से टकराकर उन्हें कुरेदते हैं, जिससे अपर्दन की क्रिया होती है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में इस प्रकार का अपर्दन बहुत ज़्यादा होता है। बालुका स्तूप, यह क्या है? मरुस्थलीय प्रदेशों में जब पवन के मार्ग में कोई बाधा होती है तब पवन का वेग कम हो जाता है। इसके कम होने के साथ उड़ने वाले पदार्थ धरातल पर गिरकर बालू के टीलों का निर्माण करते हैं। इन्हें बालुका स्तूप कहा जाता है। अब देखो छत्रक शिला। छत्रक शिला कैसे होती है? पवन द्वारा उड़ाए गए बालू के कणों द्वारा अपर्दन का कार्य धरातल से कुछ मीटर ऊंचाई तक अधिक होता है। इस क्रिया में पवन निचले भाग को घिस देती है, परंतु ऊपरी भाग छतरी के आकार का हो जाता है। इसे छत्रक शिला कहा जाता है। जैसे आप लोगों ने मशरूम देखा होगा, बिल्कुल उसी तरह से छत्रक शिला भी होता है। बच्चों, अब हम जानते हैं समुद्री लहरों के बारे में। आपने गांव में तालाबों से जब पशु स्नान करके बाहर निकलते हैं तो पानी की लहरें किनारों से टकराती हैं और किनारों पर जमी मिट्टी की सतह को अपने साथ बहाकर अंदर ले जाती है। इसी प्रकार समुद्र की लहरें भी समुद्र के तटों से टकराकर तटों पर जमा मलबा अपने साथ समुद्र में ले जाती है और कभी कभी इस पदार्थ को थोड़ी दूर पर जमा कर देती है। लहरों द्वारा जो कटाव होते हैं उनके कगार बिल्कुल खड़े होते हैं और जमाव से समुद्र तटों का निर्माण होता है। ऐसे तटों को पुलिन कहते हैं, बीच। भारत में मुंबई का जुहू बीच, चेन्नई का मरीना बीच आदि पुलिन के प्रमुख उदाहरण हैं। अब समुद्र की लहरों के तट पर बार बार टकराने से तट का निचला भाग कट जाता है, लेकिन तट का ऊपरी भाग खड़ा रह जाता है या समुद्र की ओर झुक जाता है,
जिसे भृगु भृगु कहते हैं। बच्चों बस आज इतना ही। कल पुनः आप लोगों से पठन पाठन के साथ मुखातिब होंगे।